छात्रों, मैं सत्येंद्र सिंह आज आपके समक्ष डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक यशपाल समिति। तो यशपाल समिति का अध्ययन करेंगे कि यशपाल समिति क्या है, इसने किस क्षेत्र में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत किया है। तो जो यशपाल समिति है, अगर देखा जाए छात्रों, इस समिति का जो है उद्घाटन या इस समिति का प्रतिपादन सर्वप्रथम 1992 एवं 93 में किया गया था। और जैसा कि भारत में जो है शैक्षिक बोझ एवं जो है शिक्षा की अवनति दो बड़ी जो है समस्याएं विद्यमान थी। क्या कैसे जो है शिक्षा का क्या बर्डन था, कैसे इसमें जो बोझ था, यही इसके अवनति के दो प्रमुख जो समस्याएं विद्यमान थी। परीक्षा जैसे आने पर, जैसे जो परीक्षाएं करीब आने पर तो छात्रों के जो दिमाग में समस्याएं उत्पन्न हो जाती थी या तो छात्रों में दिमाग में तनाव उत्पन्न हो जाती थी। कभी कभी जो है कुछ छात्र जो है आत्महत्या भी कर लेते हैं या कर लेते थे। तो लेकिन सरकार ने समस्या का अब भी न तो तब भी कोई समाधान नहीं कर पाए हैं सरकार ने। तो न तो सरकार भी कोई समाधान नहीं कर पाया। अगर देखा जाए जो है इसके संदर्भ में जो है 1992 एवं 93 में जो है यशपाल समिति लाई। अगर देखा जाए उस समय जो है मानव जो है संसाधन या उस समय की जो है तत्कालीन राज्यसभा के सदस्य श्री जो है यार के नारायण थे। 1992-93 में जो राज्यसभा के सदस्य या जो मेंबर थे वो आर के जो नारायण थे। तो इन्होंने जो इस समस्या पर कोई या इस समस्या की ओर ध्यान दिया और मानव संसाधन विकास मंत्री उस समय के छात्रों कपिल सिब्बल थे। कपिल सिब्बल उस समय के मानव संसाधन विकास मंत्री थे। उन्होंने जो है अगर देखा जाए तो इस समिति में या कपिल सिब्बल ने जो है प्रोफेसर जो यशपाल समिति का प्रतिपादन किया। और देखा जाए तो प्रोफेसर यशपाल इस समिति के छात्रों प्रमुख अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। अगर देखें तो जो यशपाल समिति है छात्रों, इस समिति में कुल 8 जो है मेंबर थे या जो यशपाल समिति बनाई गई उस यशपाल समिति में कुल 8 जो है मेंबर या 8 जो है सदस्य थे। अगर इसके बारे में देखें जो कि प्रोफेसर मैंने बताया भी, प्रोफेसर यशपाल जो है इस समिति के अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। इसीलिए जो इस समिति को जो है छात्रों हम यशपाल समिति के नाम से छात्रों जानते हैं। इस समिति को 1992 से लेकर 1993 तक इस समिति को जानते हैं या इस समिति को जाना जाता है। अगर देखें तो इनका जो है मुख्य शीर्षक या जो प्रोफेसर जो यशपाल थे उनका जो मुख्य शीर्षक था कि शिक्षा बिना बोझ की। जो भी छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाए उस पर उनके ऊपर कोई बर्डन न हो या उन पर या उनके ऊपर कोई छात्रों पर बोझ न रखा जाए। तो शिक्षा बिना बोझ के इस जो है टाइटल के साथ जो है इन्होंने अपने समिति का छात्रों 1992 में प्रतिपादन किया था। अब देखें छात्रों, तो जैसा कि मैंने बताया कि इस समिति में कुल 8 जो है सदस्य थे। कितने सदस्य छात्रों? 8 जो है सदस्य थे। और इनके भी जो है छात्रों कुछ उद्देश्य थे जो कि यशपाल जो समिति जो बनाई गई छात्रों वो जो है छात्रों को ध्यान में रख करके इस समिति का फॉर्मेशन किया गया। इनका भी जो है प्रमुख उद्देश्य रहा था। जैसे इनका प्रमुख जो उद्देश्य था कि शिक्षा बिना बोझ को था ही, या तो इसमें रखा गया कि इनका उद्देश्य कि जो शिक्षा प्रणाली में सुधार करना। अगर इसके अंतर्गत देखें तो जो यशपाल समिति का गठन 1992 में छात्रों किया गया, इसका प्रमुख उद्देश्य था कि शिक्षा जो प्रणाली है या जो एजुकेशन सिस्टम जो उस समय या 1992 के पहले जो चल रहे थे उनमें जो है रिफॉर्म करना था या उनके अंदर जो है सुधार कार्य करना जो है इनका प्रमुख कर्तव्य था या इनके जो है प्रणाली में सुधार कार्य करना इसका महत्वपूर्ण कार्य था। अब देखें जैसा कि जो है शिक्षा प्रणाली पहले क्या थी, जब 1992 आया तो उसमें किस ढंग से हम शिक्षा प्रणाली को लागू किया जाए या उनमें क्या रिफॉर्म करें।
तो यही जो यशपाल जो समिति उनका पहला उद्देश्य था जो है शिक्षा प्रणाली में रिफॉर्म करना या उनमें जो है सुधार कार्य करना। और इसी के बाद देखें छात्रों, जो यशपाल समिति हैं इनका जो दूसरा जो प्रमुख उद्देश्य है कि प्राथमिक शिक्षा को रुचिपूर्ण बनाना। तो यशपाल समिति का जो दूसरा उद्देश्य है कि जो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा देने का कार्य किया जा रहा है वो प्रायः रुचिपूर्ण हो। इसमें अगर छात्रों में अगर रुचि उत्पन्न नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उनको जो शिक्षा देने से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब जो यशपाल समिति का गठन किया गया था ये इसलिए किया गया कि जो प्राथमिक लेवल की छात्रों एजुकेशन थी उनको रुचिपूर्ण बनाना, या तो जो रुचिपूर्ण बनाया जा सके उनमें छात्रों में जो है इंटरेस्ट पैदा किया सके। जो छात्र विद्यालय पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हैं उनको विद्यालय की तरफ जो है पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। जैसे गरीब वर्ग के जैसे आर्थिक रूप से कुछ लड़कियां या कुछ लड़के हैं, जैसे कुछ पहाड़ी इलाके के हैं, वो विद्यालय की तरफ नहीं आ रहे हैं। तो कहने का मतलब जब शिक्षा प्रणाली में जब सुधार संबंधी कुछ कार्य होगा तो जाहिर सी बात है कि जो छात्र विद्यालय की तरफ नहीं आ रहे हैं वो विद्यालय की तरफ जो है उन्मुख होंगे और या तो विद्यालय की तरफ वो पढ़ने के लिए आएंगे। जिससे जो है अगर जो शिक्षा प्रणाली या जो प्राथमिक शिक्षा अगर जो रुचिपूर्ण रहेगी तो बालक जो विद्यालय की ओर अग्रसित तो होंगे ही। और इसी के बाद छात्रों देखें जो यशपाल समिति का जो है फॉर्मेशन 1992 में किया गया, उसमें जो नंबर 3 जो पॉइंट आता है छात्रों की समझ में वृद्धि करना। तो यशपाल समिति का जो प्रमुख उद्देश्य था, इस समिति का प्रमुख उद्देश्य था कि जो छात्र की समझ है तो या तो छात्र कितना समझदार है, उनके अंदर सोचने समझने की क्या क्षमता है, उनमें जो वृद्धि करने का कार्य या उनके अंदर वृद्धि करना है। तो छात्रों की समझ या जो अंडरस्टैंडिंग है, उनके मानसिक जो शक्ति है या उनको सोचने समझने की शक्ति में वृद्धि करना ही जो है यशपाल समिति का प्रमुख उद्देश्य था। क्योंकि इसके पहले की जो समिति मैंने आपको नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बताया या उसमें जो है 1986 के बाद जो पुनर्संशोधन जो अधिनियम हुआ 1992 के बारे में छात्रों में अध्ययन किया कि जो 1986 का पार्ट है उसमें किस किस चीज़ में करेक्शन किया गया, तो उसके बारे में फिर उसी के साथ 1992 में ही जो है उसी के समय में जो है यशपाल समिति का भी गठन किया गया, जो कि इसका जो प्रमुख उद्देश्य था नंबर 3 छात्र की समझ में कैसे हमको वृद्धि करना, उसकी सोच को समझते हुए उनका जो है उनके लिए हमको विकास का कार्य करना होगा, तभी जो छात्र हैं वो अपने विकास की ओर छात्रों अग्रसित हो सकेंगे। तो अब मैं आपको छात्र की समझ में वृद्धि के बाद आगे जो हमारा पॉइंट आता है पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करना। अगर देखें तो जो यशपाल समिति का जो गठन छात्रों किया गया है या तो जो यशपाल समिति बनाई गई 1992 में, तो ये प्रायः जो है सिलेबस जो था या तो छात्रों जो पाठ्यक्रम था उनको व्यवस्थित रूप से या तो सिस्टमेटिक रूप प्रदान करना था या पाठ्यक्रम को एक व्यवस्थित रूप प्रदान करना ही यशपाल समिति का ये प्रमुख उद्देश्य था कि इस समिति के माध्यम से जो पाठ्यक्रम बहुत लंबे हैं या तो जो बहुत छोटे हो गए हैं, कहीं पाठ्यक्रम कुछ इस चैप्टर का जुड़ा हुआ है, कहीं अन्य किताबों के चैप्टर से जुड़ा हुआ है, तो कहने का मतलब इनका जो प्रमुख था उद्देश्य कि जो पाठ्यक्रम हैं या तो जो सिलेबस हैं वो छात्र की जो है पाठ्यक्रम के स्तर के अनुसार हो या तो पाठ्यक्रम को एक व्यवस्थित रूप जो है प्रदान करने से था। तो अब जो है पाठ्यक्रम को व्यवस्थित रूप प्रदान करना ही जो है यशपाल समिति का प्रमुख उद्देश्य था। फिर इसी के बाद आगे जो आता है बस्ते या बैग के बोझ को कम करना। अगर देखा जाए तो जो यशपाल समिति छात्रों 1992 से 93 में जो अस्तित्व में आई या तो जो इनको लागू किया गया 1992 में,
तो इस समिति का प्रमुख उद्देश्य था कि जो बैग हैं या जो छोटे बच्चे हैं उनके बोझ को कम कर दिया जाए, या तो जो बैग हैं उनके बोझ को प्रायः उनके जो बैग में कम से कम किताबें जो है रखा जाए कि जो पढ़ने लायक हो। उसी किताब को जो है तो जो विद्यालय में पुस्तकें पढ़ाई जाए डेली, उसी पुस्तकों को जो है उस जो बैग में रखा जाए, अन्यथा अन्य किताबों को उस बैग में न रखा जाए। तो कहने का मतलब इससे जो है छात्रों की जो बस्ते हैं या जो बैग हैं उनका भी बोझ कम रहेगा और छात्र जो है आसानी के साथ उस बैग को विद्यालय अपने ले जा सकेंगे और अच्छे ढंग से वो पढ़ भी सकेंगे। तो यशपाल समिति अगर देखा जाए तो ये प्रमुख शीर्षक के रूप में इनका है। अगर देखा जाए तो जो यशपाल समिति बनाई गई छात्रों, इस समिति का प्रमुख जो उद्देश्य था या प्रमुख जो एम था वो बैग या बस्ते के बोझ को ये प्रायः कम था। तो कम करना ये छात्रों में एक जो है उनके अंदर मानसिक शक्तियों या कहा जाए उनके अन्य भी गुणों का विकास कार्य करने में सहयोग करे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं बहुत छोटे होते हैं। जब प्रारंभ में ही उनके बैग को भर दिया जाएगा तो बच्चा जो है कैसे जो है पढ़ सकेगा, क्या कर सकेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि बस्ते के बोझ को कम करना यही यशपाल समिति का प्रमुख उद्देश्य रहा है। फिर आगे जो आता है छात्रों, परीक्षा प्रणाली को रुचिपूर्ण बनाना। जो उस समय के जो परीक्षाएं चल रही थी छात्रों या उसके पहले की जो यशपाल समिति था उसमें अगर देखा जाए तो उसमें जो परीक्षा प्रणाली है उनको भी रुचिपूर्ण बनाने में छात्रों विशेष रूप से बल दिया गया, या तो जो एग्ज़ाम कराया जा रहा था उनके पैटर्न को जो है रुचिपूर्ण जो बनाने पर जो है यशपाल समिति विशेष रूप से बल दिया। कहने का मतलब इन्होंने ये बताया कि जो परीक्षा प्रणाली बनाई जा रही है वो छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो। जो परीक्षा आप कराएं विद्यालय में वो प्रायः ऐसे बनाएं कि जो कि छात्र पढ़े हों या तो छात्र उस चीज़ बारे में जानते हों। तो इसीलिए ये कहा गया कि जो एग्ज़ाम सिस्टम है या जो परीक्षा प्रणाली है वो प्रायः जो रुचिपूर्ण हो या छात्रों में जो है इंटरेस्ट पैदा करने का कार्य करे। तो इस माध्यम से जो है अगर हम जो परीक्षा प्रणाली जो अपनाने पर जो है जो यशपाल समिति है इन्होंने जो है विशेष रूप से बल देने का छात्रों कार्य किया। आप इसी में देखें तो एक समिति की जो है रिपोर्ट भी छात्रों आती है, समिति की रिपोर्ट। आप देखें छात्रों जो यशपाल जो है समिति 1992 में छात्रों बनाई गई, उस जो समिति की कुछ जो रिपोर्ट भी थी जो कि प्रस्तुत की गई संसद के समक्ष या जो कुछ थे। तो इसमें ये बात आता है कि जो उस समय प्रस्तुत किया गया उसमें प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ या पंचम करके इस चरण के रूप में ये बातें इन्होंने जो समिति की रिपोर्ट प्रकाशित की गई। अब इसमें इन्होंने देखा कि जो पहले चरण में बातें किया गया कि जो समिति था उनके क्या गठन थे, उनके कार्यों या जो पहले चरण में समिति के गठन एवं उनकी जो है कार्य विधि की प्रस्तावना बताई गई कि क्या उनकी कार्य विधि होनी चाहिए, क्या प्रिम्बल या क्या प्रस्तावना छात्रों होनी चाहिए। तो जो है समिति की रिपोर्ट में पहली जो है समिति या पहले चरण में उनकी कार्य विधि एवं जो प्रस्तावना होती है उनको जो है प्रस्तुत किया गया। और इसके बाद जो है जो प्रस्तावना या प्रथम चरण के बाद फिर जो रिपोर्ट के जो द्वितीय चरण था तो इसमें देखा जाए तो पाठचर्या के भार आता है। जो रिपोर्ट के दूसरे चरण में छात्रों जो करिकुलम या पाठ्यक्रम थे या जो पाठचर्या थे उनके भार की समस्या पर जो है प्रकाश डाला गया कि जो पाठचर्या हो या पाठ्यक्रम है उनका भी जो है भार प्रायः कम कर दिया जाए। तो समस्या प्रकाश डाला गया जिससे जो है जो शैक्षिक बोझ का स्तर है या तो जो छात्रों के बोझ का स्तर है वो भी इनको कम कर दिया जाए। तो इसी तरीके से फिर जो नंबर 3 जो रिपोर्ट छात्रों प्रकाशित होती है या जो नंबर 3 में आता है समस्या के कारणों का उल्लेख किया गया। किस कारण से
छात्रों में समस्या आ रही है, उस समस्या का मूल रीजन क्या था। तो कहने का मतलब जो समस्या के कारण था उनके कारणों का उसमें उल्लेख या विश्लेषण किया गया। फिर इसी तरीके से फिर फोर्थ पॉइंट या जो चौथा इसमें जो है चरण आता है, जब समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तो 5 चरणों में इनकी समिति की रिपोर्ट लगी थी। जो हम चौथे चरण के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें समिति के सुझावों, इसमें जो समिति के सुझाव थे या क्या इसकी सिफारिशें थी, उन पर विशेष रूप से बल दिया गया कि समिति के क्या थे सजेशन या समिति की जो है सुझावों और इनकी जो रिकमेंडेशन या इनकी सुझावों पर विशेष रूप से बल देने का कार्य छात्रों किया गया। उसके बाद अगर इसी में देखें छात्रों, जो समिति की रिपोर्ट में जो 5वीं रिपोर्ट आती है इसमें, तो 5वीं रिपोर्ट में समिति के गठन करने का आदेश दिया गया या जो कमेटी बनाई गई छात्रों, उस कमेटी में कैसे गठन, किनका किनका गठन हो, इनके गठन करने का प्राय आदेश दिया गया। तो यही था जो है समिति की रिपोर्ट। जो समिति की रिपोर्ट संसद के समक्ष छात्रों 1992 में कह सकते हैं जब प्रस्तुत किया गया था, तो उस रिपोर्ट में ये सारी बातें को रखा गया। 5 चरण में इनको बांट करके इनको बताया गया। तो अब मैं आपको जो है समिति की रिपोर्ट के बारे में बताया। अब उसके बाद जैसा कि इसी में देखें तो एक समस्या का जो है स्वरूप आता है, किस कारण से जो है, फिर उसके बाद हम समस्या के कारणों पर जानेंगे। तो पहले देखिए समस्या के स्वरूप क्या होते हैं। समस्या के जो रिपोर्ट हो गया, फिर जो है समस्या के स्वरूप अगर देखें तो इसमें जो है समस्या के जो स्वरूप हैं या द फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम, तो जो समस्या के स्वरूप हैं ये जो शिक्षा के प्रारंभ, जो एजुकेशन का जो प्रारंभ किया जाए या तो जो शिक्षा का प्रारंभ कम उम्र में जो है कर दिया जाता है, यही इसी कारण जो है समस्या के स्वरूप उत्पन्न होते हैं कि जो छात्र विद्यालय में जो पढ़ रहे हैं उसमें होता क्या है कि उसमें छात्रों में कम उम्र में ही उनके पठन पाठन पर विशेष बल दे दिया जाता है। और जैसे जो परीक्षा का जो भय होता है वो बालकों के अंदर जो है बराबर बना रहता है कि कैसे परीक्षाएं होगा, कैसे आगे क्या होगा। तो कहने का मतलब ये ऐसी जो है सारी जो चीज़ें थी जो कि छात्रों के ये दिमाग में सदैव ही जो है बनी रहती थी। तो अगर यही देखा जाए तो ये समस्या की जो स्वरूप है। और आगे देखा जाए जैसे जो छात्र हैं या बालक हैं उनके पाठ्यवस्तु या जो बच्चे की जो है पाठ्यवस्तु को जो है विशेष ध्यान में रखते हुए फिर उनके जो वास्तविक जीवन से संबंधित होना चाहिए। कहने का मतलब जो पाठ्यक्रम हो वो छात्रों के वास्तविक जीवन से और साथ ही साथ जो बच्चों की पाठ्यवस्तु या विषय वस्तु से वो प्रायः जो है संबंधित हो छात्रों। और इसी के बाद देखें जो अगला आता है कि शिक्षकों का एकमात्र लक्ष्य जो है पाठचर्या को पूरा करना है। जो अध्यापक हैं उनका जो एकमात्र लक्ष्य क्या रखा गया है कि जो पाठचर्या है या जो पाठ्यक्रम जो बनाया गया है उनके लक्ष्यों को जो है पूरा करना है और शिक्षक या जो अध्यापक हो इसी में लगे रहें। तो यही जो है सारी बातें आती हैं। तो ये मैं आपको जो है ये क्या समस्या का स्वरूप था, इसके बारे में जो क्या प्रॉब्लम किस कारण से क्रिएट हो रहा था, तो मैं आपके इसके समस्या के स्वरूप के बारे में छात्रों बताया। फिर समस्या की पहले रिपोर्ट बताया, फिर समस्या के स्वरूप बताया। अब आगे आता है समस्या का कारण। अब देखें जो यशपाल समिति 1992 गठित किया गया छात्रों, इस समिति के तहत तो इसका कुछ रीजन आता है, क्या इनके कारण थे। तो समस्या अगर हम कारणों पर जिक्र करें तो इनमें आता है कि परीक्षाओं का आधार अंक प्राप्ति। जो यशपाल समिति का फॉर्मेशन किया गया उसके पहले या उस समय जो तथ्य सामने ये आया
कि उस जो परीक्षाएं उस समय किया जा रहा था उनका आधार केवल अंक पत्र या जो मार्कशीट की प्राप्ति करना था, यही इनकी समस्याएं जो है बनी हुई थे। लेकिन अगर ये देखा जाए तो जो परीक्षाओं का आधार है वो अंक प्राप्ति नहीं होना चाहिए, ये ज्ञान अर्जन से होना चाहिए कि परीक्षाएं तो हुई हैं, आप ज्ञान प्राप्त किए, किस कोड का ज्ञान प्राप्त किए हैं, फिलहाल तो उसके बाद तो अंक प्राप्ति या आपकी जो मार्कशीट या अंक पत्र या अंक तो मिलेगा ही। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि परीक्षाओं का जो आधार बनाया गया वो अंक प्राप्ति था, यही जो है समस्या का छात्रों मूल रीजन था या मुख्य कारण था। फिर आगे जो आता है परीक्षाओं के बाद आता है फिर नंबर 2 जो अध्यापक हैं, अध्यापकों के उत्तरदायित्व एवं व्यवहार में कमी। अगर इसके अंतर्गत देखें तो जो अध्यापक हैं उनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उत्तरदायित्व उनका है एवं क्या उनके व्यवहार में ये प्रायः कमी हो रही है। तो इसीलिए जो है 1992 में प्रायः जो यशपाल समिति का जो है फॉर्मेशन किया गया है कि जो शिक्षक हैं उनके उत्तरदायित्व एवं जो व्यवहार में कमी आ रही है, यही कमी का आना ही जो है समस्या का मूल जो कारण है, या इसी समस्या के कारण ही जो है अध्यापकों के उत्तरदायित्व क्या हैं वो भी उचित तरीके से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ उनके अंदर जो व्यवहार है उनमें कमी का गुण पाया जा रहा है। तो ये था जो कि समस्या का मूल कारण था कि जब यशपाल समिति 1992 में गठित की गई। फिर नंबर 3 आता है छात्रों कि जो आता है पुस्तकालयों का अभाव। तो इसमें देखें तो जो 1992 में जब यशपाल समिति का गठन छात्रों कर दिया गया, जब उनमें 8 मेंबर थे, उनके जो सदस्य थे उनकी भी अपॉइंटमेंट कर दिया गया। तो इसके अलावा जैसे इसमें भी पुस्तकालयों का अभाव था, या जो उस समय की जो समस्या का मूल कारण ये था कि जो लाइब्रेरी थे उसकी कमी था, या जो पुस्तकालय थे वो पर्याप्त मात्रा में नहीं थे, या विद्यालय जो खुले थे उनमें पर्याप्त मात्रा में प्रायः पुस्तकालयों का छात्रों अभाव पाया गया था। अगर यही देखें तो यही समस्या का प्रमुख कारण में पुस्तकालयों का अभाव पाया गया है। अब देखें पुस्तकालयों के अभाव के बाद आगे आता है उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम को सम्मिलित होना। अब देखें जो समस्या का प्रमुख कारण ये भी था कि जो उच्च स्तरीय या जो हाई लेवल के जो सिलेबस थे उनको भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया था, जो कि ये भी समस्या का प्रमुख कारण बना हुआ था 1992 में। तो इसी सब की सिफारिश के लिए भी जो है इन्होंने जो समिति की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। फिलहाल ये सारी समस्याएं विद्यमान थे, पुस्तकालयों का अभाव था, फिर इसमें उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम को सम्मिलित होना। उसके बाद आता है कि जो स्कूलों में शैक्षिक वातावरण का अभाव, जैसे कि जो प्राथमिक स्तर के जो विद्यालय जहाँ प्रस्तापित किए गए थे छात्रों, उनका भी जो है शैक्षिक वातावरण बहुत बढ़िया नहीं था, या बहुत अच्छा जगह पर उस विद्यालय का फॉर्मेशन नहीं किया गया था। कहने का मतलब उनका जो है शैक्षिक वातावरण का प्रायः उसमें कमी देखने को मिली थी। यह भी जो है समस्या का प्रमुख जो है कारण छात्रों बना था कि स्कूलों में जो है शैक्षिक वातावरण का अभाव था। उसके बाद आगे आता है जो प्रतियोगिता पर आधारित सामाजिक वातावरण। अगर इनके संदर्भ में देखें छात्रों, जो यशपाल समिति का गठन 1992 में छात्रों जो किया गया था, तो इसमें कुछ समस्या के अन्य कारण से आती थी कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती थीं या प्रतियोगिता पर आधारित कुछ सामाजिक जो है वातावरण का फॉर्मेशन किया गया था, वो भी ठीक ठाक नहीं था, जो कि यही इनके समस्या का प्रमुख कारण बना हुआ था। जैसे इसमें देखें कि प्रतियोगिता पर आधारित सामाजिक वातावरण, तो इसमें कुछ सामाजिक या समाज का इन्वायरमेंट प्रतियोगिता के आधार पर इसमें अच्छा भी नहीं था, जो कि यही समस्या का प्रमुख कारण बना था। अगर देखें तो जो प्रतियोगिता पर आधारित जो है सामाजिक जो वातावरण था, ये भी जो है
उस समय समस्या का छात्रों प्रमुख कारण बना हुआ था, जिनसे जो है छात्रों में समस्याएं आ रही थी। और जब ये 1992 जब समिति का फॉर्मेशन किया गया तो ये इस समस्याओं के कारण या जो सामाजिक वातावरण क्या है, हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है, या सोशल का मतलब सामाजिक का मतलब छात्र होता है समाज का, यानी समाज के प्रति, सामाजिक का मतलब छात्रों समाज के प्रति जो इन्वायरमेंट यानी वातावरण, तो कहने का मतलब जो है समाज के प्रति जो उस समय इन्वायरमेंट था, जो वातावरण था, वो भी बहुत बढ़िया नहीं था उसके पहले जब 1992 में इस समिति का गठन किया गया। तो कहने का मतलब जो है समस्या का प्रमुख कारण था कि प्रतियोगिता पर आधारित सामाजिक वातावरण का भी इनमें अभाव पाया गया, जो कि समस्या का मूल जड़ था। उसके बाद आगे देखें तो पाठचर्या एवं पाठ्यवस्तु को जो केंद्रित स्वरूप जो इसमें करिकुलम था छात्रों, या जो पाठचर्या या तो जो है पाठ्यक्रम का छात्रों फॉर्मेशन किया गया, और इसमें साथ ही साथ इसमें जो है पाठ्यवस्तु जो था उनका जो है केंद्रीकृत स्वरूप भी इसमें देखने को मिलता है, जो कि इनका ये प्रमुख समस्याएं थी, या तो जो इनकी समस्या का मूल रीजन था। इनकी समस्या का प्रमुख कारण था कि पाठचर्या एवं पाठ्यवस्तु का प्रायः इसमें केंद्रीकृत स्वरूप देखने को मिलता है। पाठचर्या का मतलब होता है क्या पाठ्यक्रम था, किस तरीके से पाठ्यक्रम उस समय लागू किया गया था जब 1992 जब गठित किया गया, या जब 1992 में संसद के समक्ष इस जो समिति की रिपोर्ट लगाई गई, तो ये सारी समस्याएं उनमें दिखाई दिया कि इनमें प्रायः पाठचर्या एवं पाठ्यवस्तु का उसमें जो है केंद्रीकृत स्वरूप दिखाई दिया, जो कि यही समस्या का मूल रीजन या यही जो है समस्या का प्रमुख कारण छात्र विद्यमान था। फिर इसके बाद आगे आता है ज्ञान एवं सूचना एक दूसरे के पर्याय। अगर इसके संदर्भ में देखें तो जो समस्या का मूल कारण छात्रों उस समय यह भी माना गया कि जो इसमें नॉलेज था, जो ज्ञान था एवं जो इसमें इन्फॉर्मेशन था, दोनों को एक दूसरे के पर्याय के रूप में जो देखा जाता था, ये भी जो है समस्या का प्रमुख जो है रीजन था। अगर देखा जाए तो ज्ञान क्या होता है इसके बारे में जान लें। देखिए छात्रों, जो ज्ञान है ये जो है नॉलेज मतलब है ज्ञान, जो एक व्यक्ति अपने जो है दिमाग का प्रयोग करके किसी अन्य व्यक्ति को जो कुछ बताता है या समझाता है, वही उसका ज्ञान कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जो है सूचना क्या होती है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो सूचना होती है इसको इन्फॉर्मेशन के नाम से छात्रों इसको हम जानते हैं। कोई महत्वपूर्ण जो है तथ्यों के बारे में कुछ जानकारी देना या कुछ बताना भी, यह भी इनके जो है सूचना के तहत आता है। देखिए, जो सूचना है ये देखा जाए तो एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में तो जाने नहीं जा सकते हैं, यही इनकी समस्या का मूल रीजन था। क्योंकि ज्ञान था वो जो व्यक्ति को वास्तविक जीवन के रूप में उसको ढालना था, जो कुछ समझाने बताने सा था। लेकिन जो यहाँ पर नोटिस या जो इन्फॉर्मेशन था वो जो किस ढंग से कैसे क्या करना है, किस प्रणाली को अपनाना है, तो ये था जो है यहाँ इनसे इन्फॉर्मेशन था। तो छात्रों यहाँ पर जो मैं आज आपको बताया तो यशपाल समिति के बारे में बताया। तो यशपाल समिति के अंतर्गत क्या यशपाल समिति था, तो यशपाल समिति क्या थी, इसके पहले क्या क्या आए थे, उसके बाद इनका क्या, इसमें कितने मेंबर थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, ये सब बताने के बाद फिर मैं इनके क्या उद्देश्य थे, इनके उद्देश्य के बारे में बताया। फिर इनके उद्देश्य में जैसे मैंने पहला बताया शिक्षा प्रणाली में सुधार करना, फिर प्राथमिक शिक्षा को रुचिपूर्ण बनाना, फिर छात्रों की समझ में वृद्धि करना, पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करना, फिर बस्ती के बोझ को कम करना, फिर परीक्षा प्रणाली को रुचिपूर्ण बनाना।
इसी तरीके से मैं आपको बताते हुए फिर समिति की क्या रिपोर्ट थी इसको भी बताया, फिर समस्या का मूल क्या समस्या का स्वरूप था, फिर समस्या किस कारण से जन्म ली, तो ये सारी चीज़ों को बताया छात्रों। फिर हम मिलेंगे छात्रों किसी एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद जय भारत।